हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और जब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए मॉड्यूल बी का चैप्टर 16 लेकर आई हूँ, जो कि लास्ट चैप्टर है आपके मॉड्यूल बी का। तो उसको हम कवर कर रहे हैं। सिक्योरिटाइजेशन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। पार्ट 2 आज हम प्रोसीड करेंगे। तो मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था पार्ट 1 में। क्वेश्चन था, व्हाट डज द टर्म ऑब्लाइजर रिफर टू इन अ सिक्योरिटाइजेशन। 4 ऑप्शंस थे। द पर्सन हु पेज द डेब्ट, द बैंक दैट ओरिजिनेट्स द लोन, द स्पेशल पर्पस व्हीकल, द इन्वेस्टर हु बाय सिक्योरिटीज। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो द पर्सन हु पेज द डेब्ट इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब था। चलिए आगे चलते हैं और बैड बैंक के कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पर समझते हैं। क्या है ये बैड बैंक, क्यों लाया गया इंडिया में, क्या करता क्या है ये बैड बैंक, ये सारी चीजों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बैड बैंक एक एसेट रिकंस्ट्रक्शंस कंपनी है, या आप बोल सकते हैं एक स्टेबलाइज्ड कंपनी है, जो जितने भी बैड लोन्स होते हैं, यानी कि जितने भी एनपीए अकाउंट्स हैं, जितने भी एनपीए हो चुके लोन्स हैं, उसको बैंक से बाई करती है। लो डिस्काउंट प्राइस पे, लो प्राइस पे यहाँ पर बैंक से वो बाई करती है और बैंक को इस बैड लोन से फ्री करती है और ज्यादा से ज्यादा इस बैड लोन्स को रिकवर करने की कोशिश करती है डिफॉल्टर से। ठीक है, ये काम होता है एक बैड बैंक का। यानी कि बैड बैंक पूरी तरीके से बैंक को लोन फ्री कर देती है, जो भी यहाँ पर एनपीए अकाउंट होता है उस डिफॉल्टर के लोन से। तो अब ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली में क्यों आया था, क्या दिक्कत देखने को मिली जिसकी वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट को, सरकार को एक बैड बैंक बनाने की जरूरत पड़ गई। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब कोविड आया था, थोड़ा बैकग्राउंड जानेंगे इसका। कोविड के टाइम में क्या हुआ था कि जितने भी लोन्स थे, तो बहुत सारे ऐसे जो लोन्स थे वो एनपीए होते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि कोविड के टाइम में आप देख रहे होंगे कि काफी लोग जॉबलेस हो रहे थे, कुछ लोगों के तो हाफ पेमेंट आ रहे थे और लोग कभी काम करने के लिए बाहर यहाँ पर निकल ही नहीं पा रहे थे। तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, अर्निंग नहीं कर पा रहे थे यहाँ पे। तो ज्यादा से ज्यादा जितने भी जो कस्टमर्स ने लोन ले रखा था बैंक से, वो टाइमली रीपे नहीं कर पा रहे थे अपने लोन को, ईएमआई नहीं भर पा रहे थे। अब जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अमाउंट में यहाँ पर एनपीए होना स्टार्ट हो गया था अकाउंट। अब जब अकाउंट एनपीए होने लगा, तो जो हमारा इंडियन बैंक एसोसिएशन है, उसको भाई सोचना पड़ गया, वो रीथिंक करने लगे कि भाई क्या ऐसा करें कि हम अपने बैंक को बचा सकते हैं। क्योंकि अगर जितना ज्यादा अकाउंट एनपीए होगा, उतना ज्यादा बैंक को घाटा होने वाला था, क्योंकि ना ही तो किसी का इंटरेस्ट आने वाला है, ना ही कोई लोन रीपे करेगा, तो लॉस में यहाँ पे बैंक जा रही थी। फिर यहाँ से इंडियन बैंक एसोसिएशन ने एक आइडिया लगाया और यहाँ पर एक बैड बैंक कॉन्सेप्ट को लेकर आए। अब ये बैड बैंक आपको भी पता है क्या काम कर रही है, जितने भी एनपीएस अकाउंट है बैंक से खरीद ले रही है। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा था बैंक को, यानी कि जितने भी लोन्स थे जो कि एनपी हो चुके थे, उनको खरीद रहा था और बैंक को यहाँ पर फ्री कर रहा था इस तरीके के लोन से, ताकि बैंक ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर लेंड कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर लोन्स प्रोवाइड कर सके। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे यहाँ पर रेशनल्स ऑफ बैड बैंक। तो सबसे पहले जो आपका था इजी प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट। पहले क्या होता था ना कि बैंक जब भी किसी कस्टमर को लोन देती थी, तो उनका अकाउंट एनपीए होगा नहीं होगा, ये आज भी बैंक के पूरी तरीके से हाथ में नहीं है। तो बैंक यहाँ पर क्या करती थी, कुछ मनी को सेट असाइड कर लेती थी, जिसे हम प्रोविजनिंग कहते हैं। तो ये मनी जो है फाइनेंशियल लॉसेस से, यानी आने वाले टाइम में अगर कुछ आपातकालीन स्थिति बैंक के साथ होने वाली है, डिफॉल्ट कुछ होने वाला है, तो ये प्रोविजनिंग किया हुआ, जो सेट असाइड किया हुआ मनी था, वो जो है उसका इस्तेमाल करती थी। तो अगर लार्जर अमाउंट में यहाँ पर मनी को सेट असाइड करके रखा जाता था, तो यहाँ पर लिमिटेड आपके पास पैसे होते थे बैंक में, जिससे आप लेंड कर सको। तो अगर आप आधा पैसा, मान लीजिए 50% आप अपने बैंक का पैसा प्रोविजनिंग में डाल रहे हो और 50% ही आपके पास फिर बचता है, जो आप लेंडिंग के लिए, पर्पस के लिए यूज करोगे। तो अब क्या हुआ, जब ये बैड बैंक का कॉन्सेप्ट आया ना, तो प्रोविजनिंग भी कम होने लगी। जितना कम प्रोविजनिंग किया गया और उतना ज्यादा आप और प्रॉफिट कमा पाए। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए पहले 50% आप प्रोविजनिंग करते थे, अब बैड बैंक के कॉन्सेप्ट आने की वजह से आप 10% प्रोविजनिंग कर रहे हैं। तो जब 10% मनी साइड कर रहे हैं, तो 90% आपके पास ऐसे पैसे हैं जिससे आप लेंड कर सकते हो, अच्छा खासा इंटरेस्ट कमा सकते हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन्स प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है,
दूसरा, रीअश्योरिंग ट्रस्ट। अब जब बैड बैंक का कॉन्सेप्ट आया तो गुड लोन्स और बैड लोन्स बाइफरकेट हो गया, क्योंकि बैड लोन्स तो सारे हमारे बैड बैंक खरीद ले रहे थे, तो जो हमारे पास गुड लोन्स बचते थे, तो ये बाइफरकेशन करना बैंक के लिए आसान हो गया, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा और लेंड कर पा रही थी, समझ पा रही थी, अंडरस्टैंड कर पा रही थी कि कितना ज्यादा इनके पास डिपॉजिट्स आ रहे हैं और कितना ज्यादा ये इनके पास ऐसे लोन्स हैं जिसका टाइमली ईएमआई भरा जा रहा है। तो इससे ओवरऑल बैंक की जो प्रोफिशिएंसी थी, प्रॉफिटेबिलिटी थी, इफिशियंसी थी, ये सब बढ़ने लगी थी। अब इस अप्रोच का यूज डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज भी कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यूएसए में 2008 में एक क्राइसिस आया था, तो इससे बचने के लिए यहाँ पर एक इमरजेंसी इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एक्ट 2008 लाया गया, जिसमें एक बैड बैंक को क्रिएट किया गया। सिमिलरली आयरलैंड के केस में भी देखेंगे, यहाँ पर एक नेशनल एसेट मैनेजमेंट एजेंसीज को 2009 में यहाँ पर लाया गया एड्रेस करने के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस को। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जो है बैड बैंक कॉन्सेप्ट्स को यूटिलाइज करने लगी, यूज करने लगी, ताकि बैंक्स को बचाया जा सके डिफॉल्ट होने से, इंसॉल्वेंट होने से, ठीक है। तो ये था आपका बैड बैंक का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर ना जब हमारा बजट आया था 2021 से लेकर के 2022 के बीच में, इस वक्त क्या हो रहा था ना, इस वक्त गवर्नमेंट ने एक एसेट रिकंस्ट्रक्शंस कंपनी के बारे में बताया, यानी कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शंस कंपनी का उस समय अनाउंसमेंट किया कि वो खोला जा रहा है, यानी कि ये बैड बैंक ओपन किया जा रहा है बैंक्स को बैड लोन से बचाने के लिए। तो अब हम NARCL के बारे में पढ़ने वाले हैं, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शंस कंपनी। कब स्टार्ट किया गया था, कब इनकॉर्पोरेट हुआ था, तो जुलाई में इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया था। इसका स्टार्टिंग कैपिटल या ऑथराइज्ड कैपिटल क्या था, 2750 करोड़ था, एंड पेड अप कैपिटल इसका 1409.05 था। किसके द्वारा इसको लाइसेंस दिया गया था, तो आरबीआई के द्वारा इसको 4 अक्टूबर 2021 में लाइसेंस दे दिया गया था अंडर द सेक्शन 3 ऑफ द सरफासी एक्ट 2002। तो NARCL का काम क्या था, एनपीएस अकाउंट थे बेसिकली, उन सबको NARCL खरीद ले रहा था, किससे, बैंक से खरीद ले रहा था, और उनको क्लीन कर रहा था, क्लियर कर रहा था, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर लोन्स ले सके, ठीक है। तो इसमें ऑनरशिप स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, तो जो हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक होता है ना, उसका होल्ड 51% है NARCL में शेयर, बाकी जो रिमेनिंग हमारा बच जाता है 49% वो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इन्वेस्टर्स का है। गवर्नमेंट गारंटी की बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा था, जब भी NARCL किसी भी बैंक से बैड लोन खरीदता था, तो बैड लोन खरीदने के बाद उनको एक सिक्योरिटी रिसिप्ट इशू किया जाता था NARCL के द्वारा, जो कि एक गवर्नमेंट के द्वारा गारंटी थी, और वो कितने करोड़ की थी, तो 30,600 करोड़ का वो गवर्नमेंट गारंटी था इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी रिसिप्ट। NARCL है सिर्फ बुरे से बुरे जितने भी बैड लोन्स है, जितने भी NPA अकाउंट को खरीद रहा है बैंक से, इनको क्या फायदा हो रहा है, इनको कोई बैक करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट गारंटी थी वो NARCL को यहाँ पर सपोर्ट कर रही थी, बैक कर रही थी, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा बैड लोन्स को बैंक से खरीद सको। तो यहाँ पर गारंटी गवर्नमेंट दे रही थी NARCL को इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी रिसिप्ट, ठीक है। तो अब इसमें मेजर स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं, तो कौन कौन है इसमें की स्टेक होल्डर, SBI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, ये सब इनका जो स्टेक होल्डर का इनका परसेंटेज है 13.27% है, और PNB का अप्रॉक्स 2% का है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया कि NARCL क्या करता है, NARCL सारे के सारे बैड लोन्स को खरीद के स्ट्रेस फ्री बेसिकली यहाँ पर बैंक को कर रहा है। अब हुआ क्या कि यहाँ पर खरीदने का काम तो यहाँ पर कर रही थी NARCL, बैड बैंक कर रही थी, लेकिन इसको प्रोफेशनली मैनेज करने के लिए यहाँ पर एक और कंपनी को स्टार्ट किया गया, स्टैब्लिश किया गया, जिसको हम बोलते हैं इंडिया डेब्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, यानी कि IDRCL। तो IDRCL क्या कर रही थी, प्रोफेशनली जितने भी बैड लोन्स NARCL ने बाई किए उन सबको प्रोफेशनली मैनेज करती थी, जो भी मनी होता था उसको ज्यादा से ज्यादा मनी को रिकवर करने की कोशिश करती थी उस बैड लोन से, ठीक है। तो ये IDRCL का वर्क ये था। तो आई होप दोनों के बीच आपको डिफरेंस समझ में आया होगा, एक का काम था बैंक से खरीदना बैड लोन को, और दूसरे का काम था उसको मैनेज करना प्रोफेशनली, ठीक है। तो ये कब स्टैब्लिशमेंट इसका कब हुआ था, तो 3 सितंबर 2021 को इसको स्टैब्लिश कर दिया गया था। ऑथराइज्ड कैपिटल इसका 50 करोड़ का है, पेड अप कैपिटल 20 करोड़ का है। ऑनरशिप की बात करूं तो जो हमारे स्टेट ओन्ड बैंक है, यानी कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक है, उनका 49% है, 51% स्टेक इसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक का है,
ठीक है, ये था आपका IDRCL और NARCL एंड बैड बैंक। अब चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन करा देती हूँ और एक आपको होमवर्क देती हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से पढ़ के जवाब दे सको। क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ बैड बैंक? क्या आप रोल है? टू प्रोवाइड रिटेल लोन्स टू कस्टमर, to buy NPA from commercial bank and recover dues, to regulate the banking sector, to manage government finances. Correct answer क्या होगा? To buy NPA from commercial bank and recover dues. Option B is the correct answer. Next question आपके लिए होमवर्क है, actively participate कीजिए. Which institution professionally manage stressed assets acquired by NARCL? RBI, IDRCL, SEBI and नीति आयोग. Correct answer कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरीके से जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।